हेलो दोस्तों, ब्रजेश चंद्रा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास पर मैं अपनी अगली प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग अशोक का धम्म क्या था और इसके प्रचार के लिए अशोक ने कौन कौन से कार्य करवाए थे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वैसे अशोक के धम्म के स्वरूप और धम्म को प्रवर्तित करने के पीछे जो कारण अंतर्निहित थे, इस विषय पर मैंने अलग से एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं। प्रस्तुत वीडियो में हम लोग अशोक के धम्म का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे और अशोक ने इस धम्म के प्रचार हेतु कौन कौन से कार्य करवाए थे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह विषय प्रारंभिक और मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैंने इस पर एक अध्ययन सामग्री आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अशोक के धम्म की पृष्ठभूमि अर्थात किस पृष्ठभूमि में किन कारणों से अशोक ने धम्म का प्रवर्तन किया, इस विषय को देखें। इस पर एक संक्षिप्त परिचय पहले हम लोग प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वतमाला से लेकर के उत्तर में कश्मीर, देहरादून एवं नेपाल के तराई क्षेत्र होते हुए पूर्व में बंगाल तथा प्रायद्वीपीय भारत में सुदूर दक्षिणी क्षेत्रों को छोड़ करके अर्थात चेर चोल पांड्य राज्यों के जो सत्ता थी सुदूर दक्षिण में, उन क्षेत्रों को छोड़ करके समस्त क्षेत्र जिसमें उड़ीसा, गंजाम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और सौराष्ट्र आदि शामिल थे, इस विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। इस विस्तृत साम्राज्य में परस्पर विरोधी संस्कृतियां, विश्वास और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं विद्यमान थी, जिन्हें एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया था। आगे देखें। इन विविधतापूर्ण तत्वों को एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत रखने के लिए या तो सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था या फिर एक ऐसे सामाजिक धार्मिक व्यवहारों पर आधारित सिद्धांत का प्रचार प्रसार करके सामाजिक सहिष्णुता पैदा की जा सकती थी, जो सभी वर्गों के द्वारा स्वीकृत हो तथा किसी संप्रदाय से उनका विरोध नहीं हो। अतः सैनिक शक्ति के विकल्प के रूप में अशोक ने धम्म का मार्ग चुना था, क्योंकि उस समय तक अशोक के काल तक आते आते जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, वह अपनी वैज्ञानिक सीमा प्राप्त कर चुका था। अब हम लोग धम्म की अंतर्वस्तु पर एक नजर डालते हैं। तो धम्म की जो अंतर्वस्तु थी, इसे दो भागों में देख सकते हैं। पहला जो स्वीकारात्मक पक्ष था धम्म का, अर्थात जिसको करने की सलाह दी गई है धम्म में, उसमें है सामाजिक व्यवहार, अहिंसा, सहिष्णुता, लोक कल्याणकारी कार्य। और जो दूसरा पक्ष है, दूसरा पहलू है धम्म का, वह निषेधात्मक जो पक्ष है, उसके अंतर्गत इसमें अंधविश्वासों की निंदा की गई है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की गई है कि वह सामाजिक व्यवहार जो उसका होगा, जैसे माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों का आदर करना, इन सबों को जो है सो सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत इस बात की चर्चा की गई है कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। अहिंसा, यह जो है सो पूर्णतः व्यवहारिक है। उसी तरह सहिष्णुता, माने व्यक्तियों में परस्पर सहिष्णुता होनी चाहिए, संप्रदायों में सहिष्णुता होनी चाहिए और लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। ये सब बातें धम्म में लिखी गई हैं। इसी तरह अंधविश्वासों की निंदा की गई है, माने अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। तो यह धम्म का निषेधात्मक पक्ष है। अब धम्म के स्वरूप पर एक चर्चा करते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसी से
प्रेरित होकर के उसने धम्म का प्रतिपादन किया था। तो निसंदेह अशोक बौद्ध धर्मानुयायी था, अथवा उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ था, जिसके अभिलेखीय प्रमाण है कि जैसे राज्याभिषेक से संबद्ध जो मास्की लघु शिलालेख है उसमें अशोक स्वयं को बुद्ध शाक्य कहता है। इसमें यह भी उल्लिखित है कि वह 2.5 वर्षों तक साधारण उपासक रहा था। तो यह साबित करता है कि अशोक जो था वह बौद्ध धर्मानुयायी था। इसी तरह जो भाब्रू लघु शिलालेख है उसमें अशोक ने बौद्ध त्रिरत्नों में श्रद्धा प्रकट की है। 8वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वह बोध गया की यात्रा पर गया था। यात्राएं भी उसने की थी। बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसकी अशोक ने यात्राएं भी उसकी की। तो 10वें वर्ष, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वह बोध गया की यात्रा पर गया था। यह 8वें शिलालेख में इस बात का उल्लेख है। इसी प्रकार निगलिया सागर अभिलेख के अनुसार जो राज्याभिषेक के 12वें वर्ष वह निगलिया सागर गया एवं वहां कनक मुनि के स्तूप को उसने दोगुना करवाया था। सांची लघु स्तंभ लेख में संघ भेद के विरुद्ध पाटलिपुत्र के महामात्रों को इसे रोकने का आदेश भी देता है। तो जो अशोक के अभिलेखों से जो ये प्रमाण मिलते हैं यह साबित करते हैं कि अशोक निसंदेह बौद्ध धर्मानुयायी था। साहित्यिक प्रमाण भी इसमें उपलब्ध हैं इस संदर्भ में, जैसे सिंघली अनुश्रुति, श्रीलंका की जो अनुश्रुति है दीपवंश एवं महावंश, इसमें इसके अनुसार अशोक ने जो है सो 3य बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। तो इससे साबित होता है कि अशोक बौद्ध धर्मानुयायी था। धम्म में जो उल्लिखित बातें हैं तो दिघनिकाय के ग्रंथ लखन सुत, चक्रवर्ती सिंहनाद सुत, राहुलोवाद सुत तथा धम्म पद से ली गई हैं। इससे भी इस बात को बल मिलता है कि अशोक का जो धम्म था वह वस्तुतः बौद्ध धर्म ही था। जैसे चक्रवर्ती सिंहनाद सूक्त में लिखा हुआ है कि चक्रवर्ती सम्राट भौतिक एवं आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहता है तथा ऐसा राजा तलवार के बदले धम्म से विजयी होता है। इसी प्रकार राहुलोवाद सूत्र, जिसे गेह विजय अर्थात गृहस्थों के लिए जो अनुशासनात्मक जो नियम बनाए गए हैं, राहुलोवाद सूत्र, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी अशोक का जो धम्म था वह बौद्ध धर्म नहीं था, क्योंकि धम्म की व्याख्या स्वरूप दी गई बातें तत्समय प्रचलित सभी धार्मिक संप्रदायों की सामान्य बातें हैं और इससे किसी का कोई विरोध नहीं है। तो यह कहना कि यह बौद्ध धर्म की बातें हैं, यह सही नहीं है। दूसरा कि धम्म की व्याख्या के अंतर्गत बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों जैसे चत्वारी आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, आत्मा परमात्मा संबंधी अवधारणाएं इसमें नहीं दी गई हैं। तो इनसे साबित होता है कि अशोक का जो धम्म था वस्तुतः बौद्ध धर्म नहीं था। अब हम लोग धम्म प्रचार के लिए अशोक ने जो कार्य किए थे उन्हें देखते हैं। दोस्तों, यह विषय प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों ही परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो अशोक ने न सिर्फ धम्म का प्रतिपादन किया बल्कि उसने इसके प्रचार के लिए विभिन्न कार्य भी किए थे। जैसे अशोक ने युद्ध बंद कर दिए और स्वयं तथा राज्य कर्मचारियों को मानव के नैतिक उत्थान में लगाया। अपने प्रथम शिलालेख में अशोक यज्ञों में पशु बलि बंद किए जाने का निर्देश देता है। जैसा कि आपको पता है कि 8 स्थानों से अशोक के बृहद शिलालेख प्राप्त होते हैं और इसमें 13 लेख हैं। तो प्रथम शिलालेख में अशोक ने यज्ञों में पशु बलि की प्रथा को बंद करने का निर्देश दिया है। इस लेख में ईह शब्द का प्रयोग है।
इससे विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि यह पशु बलि बंद किए जाने का जो निर्देश था संभवतः पाटलिपुत्र में या फिर राजभवन में ही लागू किया गया होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह प्रतिबंध एकाएक न लगा करके क्रमिक रूप में लगाया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि प्रथम शिलालेख से ही यह पता चलता है कि उसने विभिन्न प्रकार के सामाजिक उत्सवों, जिनमें अनियंत्रित अमोद प्रमोद जैसे सुरापान, मांस भक्षण, मल्ल युद्ध, जानवरों की लड़ाई आदि होते थे, उसको उसने प्रतिबंधित कर दिया था। इसके स्थान पर धम्म सभाओं का आयोजन किया जाने लगा, जिनमें अग्निस्कंध, विमान, हाथी, स्वर्ग आदि की झांकियां दिखाई जाती थी। इसका उद्देश्य जन समुदाय में धम्म के प्रति अनुराग पैदा करना था। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि पशुओं के शिकार के उद्देश्य से की जाने वाली विहार यात्राओं के स्थान पर अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन किया। इस क्रम में सम्राट ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देता था। अशोक स्वयं कई स्थानों की जैसे बोध गया, लुम्बिनी, निगलिया सागर आदि स्थानों पर गया। इन धम्म यात्राओं से अशोक को देश के विभिन्न स्थानों के लोगों के संपर्क में आने का अवसर मिला तथा इससे स्थानीय शासकों पर नियंत्रण भी वह रख सका था। चौथी महत्वपूर्ण बात कि स्तंभ लेख 3 तथा 7वें से यह पता चलता है कि उसने व्युष्ट, रज्जुक, प्रादेशिक एवं युक्त संज्ञक उच्च पदाधिकारियों को धम्म प्रचार में लगाया था, जो प्रति 5वें वर्ष धम्म प्रचार के लिए जाते थे। यह बात 3 और 7वें स्तंभ अभिलेख से पता चलता है, उसमें इस बात का उल्लेख है। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म प्रचार के लिए अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि राज्याभिषेक के 14वें वर्ष उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। ये जो धम्म महामात्र थे यह सर्वथा नवीन कर्मचारी थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इनका कोई उल्लेख नहीं है। इन धम्म महामात्रों का जो कार्य था, जनता को धर्म की बातें समझाना, धम्म के प्रति उनमें रुचि पैदा करना, सभी वर्णों के लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना, इनके कार्यों में शामिल थे। इसके अतिरिक्त धम्म के मामले में लोगों में सहमति बढ़ाना, ब्राह्मणों, श्रमणों तथा राजघरानों के व्यक्तियों को दानशील एवं उदारतापूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना, कारावास से कैदियों को मुक्त करवाना तथा इनके दंड को कम करना, लोगों की अन्याय से रक्षा करना, ये कार्य जो है सो धम्म महामात्रों के द्वारा किए जाते थे। अगला महत्वपूर्ण तथ्य कि धम्म महामात्र की नियुक्ति से 1 वर्ष पूर्व अर्थात राज्याभिषेक से 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म के विभिन्न पक्षों को शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाया था, अर्थात अभिलेख को लिखवा करके ऐसे स्थानों पर स्थापित करवाया जिससे अधिक संख्या में लोग उसे पढ़ सकें। यह राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में उसने यह काम किया, अभिलेखों को लिखवाना और उन्हें स्थापित करवाना। आगे बढ़ें। धम्म प्रचार एवं धम्म विजय के संदर्भ में अशोक ने विभिन्न देशों में सद्भावना मिशन भी भेजे थे। 5वें और 13वें शिलालेख से इन विदेशी शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें यवनों, कंबोजों, गांधारों का उल्लेख मिलता है। यवन राज्यों के अंतर्गत मिस्र का राजा टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, मेसिडोनिया का राजा एंटिगोनस गोनतास, उत्तरी अफ्रीका में सेरीन का राजा मग, एपिरस का राजा अलेक्जेंडर, ये शामिल थे। इन चारों के जो राजे थे वह यवन राजा एंटियोकस द्वितीय थियास, इसके राज्य के परे थे। दक्षिण में भोज, पितनिकों, चोल, चेर, पांड्य आदि के साथ साथ
ताम्रपर्णी का उल्लेख मिलता है अशोक के अभिलेखों में, जहां धम्म मिशन भेजे गए थे। तो इस प्रकार धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने विभिन्न देशों में सद्भावना मिशन भी भेजे थे। इसके अतिरिक्त साहित्यों में भी अशोक के धम्म मिशनों के बारे में उल्लेख मिलता है। जैसे इसके अनुसार उसने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। सोन और उत्तरा, इनको स्वर्ण भूमि अर्थात म्यांमार, इसे प्राचीन नाम म्यांमार का स्वर्ण भूमि है, वहां धम्म प्रचार के लिए भेजा गया था। सोन और उत्तरा को, मझांतिका को कश्मीर और गांधार प्रदेश में भेजा गया था। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा गया था। तो इस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में भी धम्म प्रचार के लिए अशोक ने लोगों को भेजा था। परंतु विदेशों में धम्म मिशन भेजने की योजना संभवतः असफल हो गई थी, क्योंकि 7वां स्तंभ अभिलेख, जो अशोक के शासनकाल की अंतिम राज्याज्ञा मानी जाती है, इसमें श्रीलंका का ही केवल उल्लेख मिलता है। विदेशी विवरणों में इन धम्म मिशनों का उल्लेख नहीं मिलने का कारण संभवतः यह है कि ये मिशनें जो थी वे अस्थायी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि आप चाहें तो मौर्यों के विदेशी संबंध या अशोक के धम्म से संबंधित जो मेरी अध्ययन सामग्री पहले जिसे मैंने प्रस्तुत किया है, विस्तृत अध्ययन के लिए आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। दोस्तों, यदि मेरी यह प्रस्तुति आपको उपयोगी लगी है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।